की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने बहुत ही आधारहीन बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, वो या तो तुरंत 2 दिन के अंदर माफ़ी मांगे कि मैंने जो है देवभूमि में आकर जो है बहुत झूठ बोला, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया जाए। उसने कहा कि सोंग टोंगकट से जल विद्युत परियोजना जो 450 मेगावाट की तैयार हो रही है, उसमें 396 करोड़ का घोटाला हुआ। वो बताए किस तरह का घोटाला हुआ, उसमें तथ्यों के साथ पेश करें ना। ये योजना 2807.83 करोड़ की योजना है और उस योजना में 2016 में जब इस योजना का काम चला, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इंटक और सीटू के आपस में यूनियनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो कोर्ट में गए। 108 व्यक्तियों को उसमें से जो है सर्विस से बाहर निकाला गया। काम बंद रहा। हमारी सरकार बनी प्रदेश में और अभी तक इस योजना पर 1587.15 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। उसमें अलग अलग मद हैं। सिविल एंड HM वर्क्स में 628.75 करोड़, इलेक्ट्रो मैकेनिकल वर्क्स में 336.95 करोड़, इस्टेब्लिशमेंट में 98.41 करोड़, लैंड एक्विजिशन एंड RRR में 90.28 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6.60 करोड़ और अदर्स, जिसमें विशेष रूप से लोन की रीपेमेंट है और इंटरेस्ट है, उसमें 426.16 करोड़ का खर्च अब तक हुआ है। इसलिए उसने जो ये आधारहीन आरोप लगाए तथ्यों के बगैर, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता कोई भी। ये योजना चली, अभी तो काम शुरू है, उसमें काम युद्ध स्तर पे चला है। बैराज का काम इसमें अक्टूबर 2022 में लगना था, वो सितंबर 2022 में हमने शुरू किया है। ये सारी तथ्यहीन बातचीत है। उसको ना तथ्यों का पता है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, किस तरह की बातचीत है। इसलिए मैंने पहले कहा वो इसके लिए माफ़ी मांगे। दूसरी बात उन्होंने एक और कही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है एक रेणुका डैम के बारे में वो अनाप शनाप बयानबाजी करते थे। सभी को पता है कि सर्कल रेट कैसे डिसाइड होते हैं जमीन के। वो सरकार के नियम मापदंडों के अनुसार तय होते हैं और जब ये जमीन की सर्कल रेट डिसाइड हुए तो उसमें कुल और सालाना अव्वल कुल आबादी दे और घराट के तहत भूमि का जो रेट है वो 7 लाख रुपया प्रति बीघा तय हो। ओबड़ अव्वल और खादी और ओबड़ द्वयम का 3,60,000 रुपया, बंजर जदीद और बंजर कदीम के 2,60,000 रुपया, नाकाबिल गैर मुमकिन और घासनी जो होती है उसका 60,500 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से रेट तय हुआ। और ये रेट जब लोगों को दिए गए तो लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी कि भाई एक जैसे रेट सभी को दिए जाए। तो अब जो है 7 लाख प्रति बीघा के हिसाब से ये जो है रेट दिया जा रहा है और इसमें जो है लगभग 611 करोड़ की राशि माननीय उच्च न्यायालय में जमा करवा दी गई है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये HPCCL है, वो आगे कोर्ट में भी उसने अपील नहीं की। उन्होंने जो कोर्ट का डिसीजन हुआ कि एक जैसा रेट सभी को मिलना चाहिए, उसी तरीके का रेट दे रहे हैं। जिसका डिसीजन हुआ उनको उस हिसाब से पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो उसने कहा कि सर्कल रेट जो है सरकार ने कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए। ये तो नियमों के अनुसार सर्कल रेट है, जिस हिसाब से ज़मीन बिकती है उसका दुगना देना है, तिगना देना, वो सरकार का निर्णय होता है। इसलिए ये बिल्कुल तथ्य के बगैर उसने बातचीत की, इसमें कोई सच्चाई दूर दूर तक इसकी सच्चाई नहीं। तीसरी बात उसने कही जी कि जियो स्विच 2 करोड़ का परचेज किया गया। चीफ इंजीनियर MM ने जो है, जब ये सामान परचेज करते हैं तो उसमें जो है, उसमें जो परमिशन मिलती है, अप्रूवल है, वो जो डायरेक्टर लेवल की एक कमेटी होती है, स्टोर परचेज कमेटी, उसमें कई डायरेक्टर होते हैं, वो डिसीजन करते हैं कि क्या सामान परचेज किया जाएगा और उसकी लागत क्या है। ओपन टेंडर होता है। ओपन टेंडर में जिस भी व्यक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जब उसने सामान सप्लाई किया तो उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है सामान की। तो SC हमीरपुर ने उसकी जांच की। उसने कहा कि इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ सामान जो है वो निम्न स्तर का, घटिया सामग्री का है। इसलिए बिजली बोर्ड ने एक भी पैसे की पेमेंट नहीं की और उसको नोटिस दिया कि आप अपना सामान देखिए, इसमें क्वालिटी ठीक नहीं है। इसलिए उसको जब पेमेंट नहीं हुई तो वो ठेकेदार जो है उसकी सारी सप्लाई और पेमेंट रोक दी गई। अगले सामान की सप्लाई भी रोक दी गई और पेमेंट भी रोक दी गई। फिर वो व्यक्ति हाई कोर्ट में चला गया कि मेरी पेमेंट की जाए, और बिजली बोर्ड भी हाई कोर्ट में गया कि भाई ये जो सामान इसने सप्लाई किया है, जिस मापदंड के ऊपर हमने टेंडर किया है उसका सामान का, उसके अनुसार उसने सामान सप्लाई नहीं किया, इसलिए हम इसकी पेमेंट नहीं कर सकते। हमने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, उस इंक्वायरी कमेटी ने ये कहा है कि ये सामान जो है उस मापदंड के अनुसार नहीं है। आज भी ये केस कोर्ट के विचाराधीन है। जब उस ठेकेदार को पेमेंट ही कोई नहीं की गई और जो कमेटी बनी है, जांच कमेटी, उसने कहा कि सामान में कुछ त्रुटियां हैं, इसी कारण ठेकेदार कोर्ट में गया और बोर्ड भी कोर्ट में गया है। कोर्ट में विचाराधीन केस है, तो इसमें कहां से घोटाला हो गया। इसलिए, और चौथी बात उसने एक और कही, पंडित दीनदयाल उज्ज्वला ज्योति योजना। पंडित दीनदयाल योजना एक केंद्र की स्कीम थी। इसके अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में टेंडर लगे। जब वो टेंडर लगते हैं वो केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार लगते हैं, और कांग्रेस की सरकार के समय में टेंडर लगे। पहली बार टेंडर में किसी भी व्यक्ति ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो उनकी कंडीशन को पूरा नहीं करते थे। फिर दोबारा फिर टेंडर हुआ, उसमें भी किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कोई वो क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर सका। और तीसरी बार जब टेंडर लगा तब भी किसी व्यक्ति ने पार्टिसिपेट नहीं किया मापदंडों के अनुसार। कोई व्यक्ति उस टेंडर में वो अब उसकी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर सका। जब चौथी बार टेंडर लगना था, क्योंकि टाइम बाउंड काम होता है, उसमें ट्रांसफार्मर लगने थे, उसमें केबल्स बदलनी थी, उसमें जो है कंडक्टर बदलना था, और उसमें जो है मीटर भी बदलने थे। जब चौथी बार थोड़ी रिलैक्सेशन देकर टेंडर लगाए गए तो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने टेंडर डाले। अब टेंडर जब डलता है इकट्ठा, उसमें कोई ट्रांसफार्मर लगाने का टेंडर अलग तरीके से डालता है, कोई हिल एरिया का टेंडर है, कोई मैदानी इलाके का टेंडर है। तो उसमें जो है सब के रेट काउंट किए जाते हैं। वो रेट काउंट करने के बाद मान लो हमने 20 ट्रांसफार्मर लगाने, उसका रेट उसने अलग डाला, उसने लाइन शिफ्टिंग का टेंडर अलग डाला, उसने जो है लाइन की इंप्रूवमेंट का टेंडर अलग, वो सारा टेंडर मिला के सारी चीज़ों को एक टेंडर डाला जाता है, और जो उसमें लोएस्ट रेट पर आता है उसको वो काम दिया जाता है। इसलिए अब ये मकान है,
किसी ने खिड़की का रेट 50 रुपये डाल दिया, किसी ने 500 रुपये डाल दिया, किसी ने ईंट का रेट 4,000 डाल दिया, किसी ने 2,000 रुपये डाल दिया। और जब उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जिसका लोएस्ट रेट होगा उस कमरे को डालने का, उसको काम दिया जाएगा। इसलिए उसका ये आरोप भी निराधार है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लोएस्ट रेट पे जिसका टेंडर डला उसको काम दिया गया। और ये सारी उसने जो बातें यहाँ पर कही हैं, चारों बातें सच्चाई से कोसों दूर है, झूठ का पुलिंदा है। इसलिए मैं उससे कहना चाहता हूँ, आपने ये जो आधारहीन बातें यहाँ पर आकर की हैं, या तो आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे 2-3 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो ये आपके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। और आप जो है इस तरह की घटिया स्तर की राजनीति ना करें हिमाचल प्रदेश में आके। आप अपना जो आपने वक्तव्य दिया है उसके ऊपर आप, मैं पुनः उनसे कहना चाहता हूं कि वो उसके लिए क्षमा मांगे, ताकि, और अगर उसके पास तथ्य है कोई 396 करोड़ के घोटाले का, तो बताए ना क्या किस चीज़ में घोटाला हो गया 396 करोड़ का, वो बताए, तथ्यों के साथ बताए हमारे को। तो ये मैं आज आपके माध्यम से उसको कहना चाहता हूँ। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि वो 2-3 दिन में या 4 दिन आके माफी मांगे अपने दिए हुए वक्तव्य पर, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा होगा, यही कहा। अब मानहानि के मुकदमे में 2 धाराएं काम करती हैं, एक सिविल प्रोसीडिंग्स काम करती है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स काम करती है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बतौर मंत्री, बतौर सत्तारूढ़ पार्टी के कैबिनेट मंत्री के होने के नाते 4 दिन तक यदि वो माफी नहीं मांगती है तो आप क्या FIR दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल 100% FIR दर्ज करवाएंगे उसके खिलाफ। मंत्री जी, मीटर के लिए भी उन्होंने बोला कि 65 रुपये का मीटर है, 2000 कुछ में लगा है। देखिए, ये जंग साहब ने भी एक बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो एक कमरा है, आपने कमरे का काम लिया है, आपने पंखा 500 रुपये का डाल दिया, किसी ने 300 रुपये का डाल दिया। ओवरऑल जब कमरे की कीमत बनी है, जिसका लोएस्ट रेट है उसको काम मिलेगा। मान लो कहीं मीटर 100 बदलने हैं, ट्रांसफार्मर बदलने हैं, ओवरऑल काम उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका लोएस्ट रेट आएगा। इसलिए ये मीटर बदलने की बात नहीं है। मीटर तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति, किसी ने मीटर का रेट कम डाल दिया होगा, किसी ने ट्रांसफार्मर लगाने का रेट कम डाल दिया होगा। जब हमने उसका ओवरऑल थोरोली चेक किया, कितने का टेंडर है, कितने का उसकी लोएस्ट कॉस्ट आई है, उस हिसाब से काम अवार्ड किया गया। ये तो कोई तथ्यों पर बात नहीं है ना, ये तो उसने उसमें जो है एक चीज, टेंडर में से एक चीज निकाल के बोल दिया। उसने ये क्यों नहीं बोला कि उसने दूसरे आदमी ने जो है मीटर जो है ट्रांसफार्मर जो है मान लो 50,000 में लगाना किया, एक ने 25,000 का लगाने का किया। वो उसका भी स्पष्टीकरण देती, पूरा टेंडर का पेपर फ्लोट करती ना कि ये टेंडर है टोटल, इसमें इस चीज का ये रेट दिया गया, इस चीज का ये रेट दिया गया, ओवरऑल रेट आएगा उसमें। ये सारी प्रक्रिया एक जगह थोड़ी होती है। PWD में टेंडर लगता है उसमें यही प्रक्रिया है, IPH में टेंडर लगता है उसमें यही प्रक्रिया है, बिजली बोर्ड में टेंडर लगता है उसमें भी यही प्रक्रिया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 3 बार कोई व्यक्ति टेंडर में आया नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किया किसी ने, उनकी कंडीशन इतनी सख्त थी। 4थी बार केंद्र को लिखा गया, उसमें लिबरल टेंडर डाला गया, और उसके बाद जो लोग आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसका लोएस्ट रेट है उसको टेंडर मिल गया। इसलिए ये सारी बातें तथ्यहीन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, आसपास भी कोई सच्चाई नहीं है। एक क्लियरिटी और थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जैसे उसने कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाया है कि ये घोटाला, ये जो कुछ भी उसने बयान दिया है, अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो कैबिनेट मंत्री निजी स्तर पर FIR करवाएं या विधानसभा में जाकर सरकार की ओर से FIR करवाएं। देखिए, बिजली बोर्ड, मैं निजी तौर से भी मैं इसको एग्जामिन करवा रहा हूँ, और उसका पूरी जांच पड़ताल के बाद हम उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। उसने व्यक्तिगत आरोप मेरे ऊपर लगाया है, और उसने जो है एक इंजीनियर पर आरोप लगाया, जबकि उसका कोई इस चीज़ से कोई लेना देना थोड़ी है। जब एक कमेटी, मटेरियल परचेज करने की कमेटी बनी है, 4-5 डायरेक्टर उसमें हैं, उस डायरेक्टर के सारे उसमें वो डिसीजन होता है, मटेरियल परचेज होता है, मटेरियल की क्वालिटी जब चेक की जाती है, वो क्वालिटी नियम के अनुसार जो है उसको निकलती नहीं है, उसको नोटिस दिया जाता है, उसको एक भी पैसे की पेमेंट नहीं की जाती।
और वो ठेकेदार अपनी पेमेंट लेने के लिए हाई कोर्ट में जाता है, और उस हाई कोर्ट में अपील करने के बाद बिजली बोर्ड भी हाई कोर्ट में जाता है। आज तक उसकी कोई पेमेंट नहीं हुई, इसलिए और अगली बार उसके बाद उसकी कोई सप्लाई भी नहीं ली गई। तो कहाँ से घोटाला हो गया? पेमेंट ही नहीं आई, किस चीज का घोटाला हो गया उसमें? ये तो सारी बातें ऐसे ना कि जैसे उसे वो सारी समझदार हैं, उनको सारी चीजों का पता है। तो ऐसी उम्मीद की जाए कि नेक्स्ट वीक तक FIR हो जाए। बिल्कुल 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी के पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगा सर्टिफिकेट को लेकर, वो भी तथ्यहीन आरोप, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता। होश रखें, होश के साथ बात करें, और किसी पर इस तरह का अनाप शनाप आरोप मत लगाएं। हिमाचल प्रदेश में कानून बना, रिलैक्सेशन हुई पूरे हिमाचल प्रदेश में कि जिसके पूर्वजों के पास जमीन थी वो इस यहाँ पर जमीन के मालिक थे, उन्होंने जमीन बेच दी, परंतु आज भी रिकॉर्ड में उनके वो इस चीज़ को प्रूफ करते हैं कि उनके पास जमीन थी, तो वो जमीन परचेज कर सकते हैं, उनको जमीन परचेज करने का हक है। हजारों नहीं, हिमाचल प्रदेश में लाखों लोग इस एक्ट के अंतर्गत जो है जमीन के मालिक बने हैं। हजारों की संख्या में तो मुझे पता है, जिनके पूर्वजों ने जमीन बेच दी वो मालिक थे, बच्चों के नाम जमीन रही नहीं। जब सरकार ने नियम बनाया, कभी वो हिमाचल प्रदेश के नागरिक थे, हिमाचली थे, और उन्होंने जमीन के मालिक थे, उनके नाम जमीन की रजिस्ट्री थी, तो सरकार ने जब ये नियम बनाया उसके अंतर्गत वो अपना सर्टिफिकेट लेके जहाँ जहाँ उनके जमीन नाम दर्ज थी वो मालिक बन गए। इसी तरह से अरविंद गुप्ता जी मालिक बना है। अगर अरविंद गुप्ता जी आपके बयान के अनुसार उनके पूर्वजों के पास जमीन थी, तो 1972 का प्रमाण पत्र लगा करके उनको दुकान खरीदने को मजबूर क्यों होना? चलो वो तो उस समय होना पड़ा जब ये एक्ट नहीं था। जब एक्ट नहीं था, ये एक्ट तो आया अभी 6-7 साल पहले। 6-7 साल पहले दुनिया बनी यहाँ पर हिमाचली सर्टिफिकेट लेके, सैकड़ों लोग बने हैं। उससे पहले ये नियम नहीं था, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने रिलैक्सेशन दी। तो क्या जिलाधीश महोदय ने जो 7 लोगों के सर्टिफिकेट कैंसिल करके उन पर कार्रवाई की है वह सही है कि गलत? देखिए, वो जो उन्होंने की है, हो सकता है उस समय वो नियमों के अनुसार ना परचेज हुई हो। हम तो नियमों की बात करेंगे ना। वो जिलाधीश महोदय की उसके अनुसार जो है उन्होंने नियमानुसार नहीं परचेज की होगी। मंडलाध्यक्ष पे आरोप लगाए हैं और उनका इस्तीफा मांगा है। जैसे नवीन शर्मा पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते, उनका इस्तीफा मांगा जाता है। ये भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। इस चीज़ का इस्तीफा दे दें, क्यों दें इस्तीफा? दुनिया ने जमीन परचेज की है। दुनिया जो है उस मद के अंतर्गत कोटा में हजारों लोग बने हैं मालिक, वो भी हिमाचली है, उसने भी उसी नियम के अनुसार जमीन परचेज की है। अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है तो FIR दर्ज करे ना, वो पुलिस में FIR दर्ज करवाए। इन्होंने जो है नियमों के बगैर जमीन परचेज की है, इस चीज़ का इस्तीफा देना है। अगर वो पुलिस में जाता है FIR दर्ज करवाए उसको, हम कौन सा उसको रोक रहे हैं? जाए। साहब हल्का लांबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक व्यक्ति को टारगेट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऊर्जा मंत्री को लेकर, ऊर्जा मंत्रालय को। आपको इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है या कोई और कारण की राष्ट्रीय प्रवक्ता एक सिंगल पॉइंट पे फोकस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, इसमें मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। जिसने भी उससे ये बात की है, जो उसने भी उसको कागज़ दिए हैं, वो सारे तथ्यों के अनुरूप नहीं है, झूठ का पुलंदा है, उसमें सच्चाई नहीं है। क्या ये कहना कि रेणुका डैम में सर्कल रेट सरकार ने कम कर दिया? सर्कल रेट कौन तय करता है? उसको इतनी जानकारी नहीं है। हाई कोर्ट में केस चला हुआ, हाई कोर्ट को। हाँ जी, नजर आती है क्या? देखिए, मैं इसके बारे में नहीं जाना चाहता। है कांग्रेस की घटिया मानसिकता है, क्योंकि कांग्रेस को कहने के लिए कुछ है नहीं। कांग्रेस आज कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने घटिया हरकतें करनी है। घटिया हरकतों पे आ गई है कांग्रेस। जो गिरिपार की 7 पंचायतें हमने आदिवासी
क्षेत्र में रखा गया, लेकिन जो आदिवासी दर्जा नहीं दिया गया तो जनजातीय ओबीसी जो ओबीसी का दर्जा खत्म हो रहा है, जो 27% से 7% पे आया है, उसमें आप क्या कहेंगे? यार आप ऐसी बात कर रहे हो, आप ही प्रश्न गलत कर रहे हो। आपने प्रश्न किया मुझसे कि जी उनको ट्राइबल क्षेत्र में तो ले लिया, बाकी उनको दर्जा नहीं दिया गया। जब दर्जा नहीं दिया गया तो ओबीसी का कोटा कहाँ से खत्म हो गया? उनका कोटा तो तब खत्म होगा भाई जब वो जनजातीय दर्जा उनको मिलेगा 7.5%, तब होगा उसका दर्जा खत्म। जब उनको दर्जा ही नहीं मिला तो उनका ओबीसी का कितने परसेंट बताया आपने? 27% कहाँ है हिमाचल प्रदेश में से ओबीसी की रिजर्वेशन? आपको तथ्यों की जानकारी है क्या? आप तथ्यहीन बात कर रहे हो। हिमाचल में तो 12% 18% से ऊपर रिजर्वेशन है ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में। और कई ऐसे जो है विभाग है जिसमें 1% भी रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी की, 18% से कहीं ज्यादा रिजर्वेशन है ही नहीं। सर गिरी पार की निचली पंचायतों में विवाद शुरू हो गया है नया, ये जनजातियों को लेकर भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। ऐसा है, कांग्रेस का काम केवल भ्रांतियां फैलाना ही है। इन्होंने 75 साल जो है जब तक राज किया है, लोगों को मिसगाइड करके ही राज किया है, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज ऊपर का एरिया जो है जनजातीय घोषित हो गया, अब उसमें उनको कमियां नजर आने लगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जब आप विधानसभा में हमारे साथ बैठते थे, मैं भी ओपोजिशन में था, वहां पर कई कांग्रेस के विधायक थे, तब तो हम रेजुलेशन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पास करके ट्राइबल का क्षेत्र घोषित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में केंद्र में भेजते थे। उसमें जनरल कैटेगरी के विधायक भी थे, एससी कैटेगरी के विधायक भी थे। और जब ये प्रक्रिया आगे चली बढ़ी, वो दिन भूल गए, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, ये सारे विधायक इकट्ठे शिलाई में गए थे और ये कह रहे थे अगर ये ट्राइबल नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जल्दी सरकार को ट्राइबल करना चाहिए। यह अभी की बात है, 6 महीने पुरानी बात है, पुरानी बात नहीं अभी हुई। और जब केंद्र सरकार ने इसको ट्राइबल का दर्जा दे दिया, फिर उन्होंने दूरियां बनानी शुरू कर दी, समाज को बांटने का काम शुरू कर दिया। इसलिए ऐसा है, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, 55 साल तक लोगों को आपने इस अधिकार से वंचित रखा, आज लोगों को अपना अधिकार मिला है। और मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, और केंद्र सरकार का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, कि हमने यहाँ से मांग करी कि 80 समाज के लोग नहीं चाहते कि हमें ट्राइबल का दर्जा मिले, और केंद्र सरकार ने एससी कैटेगरी को ट्राइबल के दर्जे से बाहर रख दिया, उनके सारे हक हकूक जो उसके कायम रखे हैं। तो इससे ज़्यादा केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार क्या कर सकती है? उनकी बात को भी हमने माना, उनकी इच्छाएं थी, उनको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया, और उसके बाद जो अन्य जातियां बची उनको लिया गया। इसलिए ये जो ट्राइबल का इतना बड़ा दर्जा मिला है ट्रांसगिरिया क्षेत्र को, कांग्रेस के लोगों को इसका केंद्र सरकार का भी और प्रदेश की सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। इस तरह की उलझुल बातें नहीं करनी चाहिए, और राजनीति जो है मूल्यों पर आधारित राजनीति करनी चाहिए। सर, जो इसको लेकर भ्रांतियां फैली हुई थी, नोटिफिकेशन कब तक हो जाएगी? देखिए, नोटिफिकेशन जैसे ही होगी हम वो भ्रांतियां भी दूर कर देंगे। अभी उत्तर प्रदेश में कई जातियों को शामिल किया होगा एसटी में, कमी रही होगी, उस कमी को पूरी करेंगे। पहले एक चीज का धन्यवाद तो करें, ट्राइबल मिला है, इस चीज को तो स्वीकार करें। अब ये उस चीज को स्वीकार ना करके इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए इनकी जो मानसिकता है उसी से पता चलता है कि ये कितने जो है लोगों के प्रति अपनी वचनबद्धता पर चलते हैं।